हमें चाहिए एक ऐसा फ्रेशर जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने नासा में इंटर्नशिप की हो और जो बिना सैलरी के संडे को भी काम कर सके। लिंक्डइन पर चलने वाली ऐसी टॉक्सिक जॉब रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल अगर दुनिया में कुछ है तो वो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका एंट्री बैरियर इतना मुश्किल है कि 99.5% एप्लीकेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। एक ऐसा कॉलेज जहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। अगर आप अब सोच रहे हो कि ये MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के बारे में बात हो रही है तो आप बिल्कुल गलत है। हम बात कर रहे हैं अपने IIT की, जहां सिलेक्शन रेट इतना ब्रूटल है कि अच्छे टॉपर्स को भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। IIT का ये हाल है कि वन विश विलो भी शायद आपको एडमिशन यहाँ ना दिला पाए। अगर आपको US के प्रेस्टिजियस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में जाना है तो उनका लेटेस्ट एक्सेप्टेंस रेट अराउंड 4.5% है। एक्सट्रीमली सिलेक्टिव एंड एक्सट्रीमली कंपेटिटिव। IIT लाफिंग इन द कॉर्नर। अब ये सुनो, हर साल लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स JEE का मेन देते हैं। उनमें से दिन रात एक करने के बाद सिर्फ टॉप 2.5 लाख क्वालिफाई करते हैं एडवांस्ड के लिए, और एंड में सारी IITs मिलाकर टोटल सीट सिर्फ 17,000 के आसपास है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल सिलेक्शन रेट देखें तो वो मुश्किल से मुश्किल 1.1% है। और अगर आपको IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो सिलेक्शन रेट गिरकर 0.05% है। ये मॉडल कोई हैंड वॉश फ्लोर क्लीनर वालों को बताओ यार, उनके तो अभी भी 0.1 कीटाणु छूट ही जाते हैं। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग एक टॉप IIT ब्रांच में सिलेक्ट होना MIT के मुकाबले लगभग 90 गुना ज्यादा इम्प्रॉबेबल है। लोग 3 साल तक सब कुछ भूल कर दिन के 14 घंटे सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, और इस एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर को सहने के बाद ये लोग इनविंसिबल बन जाते हैं। IIT के गेट्स के अंदर जो खतरा बैठा है ना, उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इस एक्सट्रीम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नतीजा हमें पूरी दुनिया में साफ दिखाई देता है। IITs क्लियरली कुछ तो बहुत बड़ा और सही कर रहे हैं, क्योंकि इसी इकोसिस्टम ने दुनिया के सबसे बड़े टेक और बिजनेस लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। अल्फाबेट गूगल के CEO सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर से हैं। IBM के CEO अरविंद कृष्णा IIT कानपुर, पालो अल्टो नेटवर्क्स के CEO निकेश अरोड़ा IIT BHU से हैं। इसके अलावा सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर विनोद खोसला IIT दिल्ली से है। Zscaler के CEO जय चौधरी IIT BHU से है, और ट्विटर के एक्स CEO पराग अग्रवाल IIT बॉम्बे से हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स, टेक जायंट्स और वॉल स्ट्रीट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में IIT एलुमनाई टॉप पोजीशंस पर बैठे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च रिपोर्ट्स बताते हैं कि सिलिकॉन वैली के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के को-फाउंडर्स में इंडियन ओरिजिन इंजीनियर्स, खासकर IITians का परसेंटेज अनप्रोपोर्शनेटली हाई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है, एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जब हर साल ग्लोबल लेवल्स पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं तो MIT परफेक्ट 100 स्कोर के साथ कंफर्टेबली 15 साल से नंबर 1 स्पॉट पर बैठा है, जबकि हमारे देश के ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ओवरऑल रैंकिंग्स में काफ़ी पीछे हैं। हाल ही में IQS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2027 के मुताबिक हमारा टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली है, जो 118th रैंक पर आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास दुनिया का सबसे फिल्टर्ड और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बेस है, जो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को लीड कर रहा है, तो हम ओवरऑल रैंकिंग्स में टॉप 10 या टॉप 20 तो भूल जाओ, टॉप 100 में भी क्यों नहीं आते हैं? अगर हमें ग्लोबल कंपटीशन को बीट करना है तो पहले उनका गेम प्लान समझना पड़ेगा। टाइम्स हायर एजुकेशन और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की मेथडोलॉजीज को अगर आप एनालाइज करें तो समझ आएगा कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिर्फ इस बात पर नहीं चलती कि आपके इंजीनियरिंग के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। वो एक यूनिवर्सिटी को पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देती है, और यहीं पर हमारे IITs 3 बड़ी जगह पीछे रह जाते हैं।
दुनिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को आप एक वर्सेटाइल टूर्नामेंट की तरह समझिए, जैसे वो आयरनमैन ट्रायथलॉन होता है ना, उसकी तरह, जहाँ सिर्फ एक सिंगल रेस जीतकर ट्रॉफी नहीं जीती जाती, आपको हर सेगमेंट यानी कि स्विमिंग, बाइकिंग, रनिंग सब में परफॉर्म करना पड़ेगा। MIT का नाम भले ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली वो एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी है। वहाँ लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स दुनिया में टॉप कर रहे हैं। MIT स्लोवन इज़ अ ग्रेट बी स्कूल। दूसरी तरफ IITs को जब बनाया गया था तो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट था, एक ग्रोइंग नेशन के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्निकल प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री लीडर्स तैयार करना। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और सोशल साइंसेज के बड़े डिपार्टमेंट्स ना होने की वजह से ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग्स में IITs का वेटेज कम हो जाता है। जब हम स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैटेगरी की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग्स के मुताबिक IITs ऑलरेडी ग्लोबल सुपर पावर्स बन चुके हैं। इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IIT दिल्ली इंजीनियरिंग में ग्लोबली नंबर 45 पर स्टैंड करता है और इसकी सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस तो टॉप 50 की लिस्ट में कंसिस्टेंटली आ रही हैं। अब आता है एक दूसरा बड़ा फैक्टर, इंटरनेशनलाइजेशन, जहां हमारे इंस्टीट्यूट्स का गैप सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल फैकल्टी और फॉरेन स्टूडेंट्स का होना एक बेहतरीन डाइवर्सिटी लेकर आता है और ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज इस फ्रंट पर परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं। लेकिन जब बात इस पैरामीटर की आती है तो IITs के साथ साथ लगभग सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स काफ़ी एबिस्मली फेयर करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशियो और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इंडेक्स में एक भी इंडियन इंस्टीट्यूट ग्लोबल टॉप 700 की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ना होना सिर्फ उनकी अनविलिंगनेस की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें हमारे इंस्टीट्यूट्स की इनएबिलिटी भी शामिल है। IITs इस वक्त पहले से ही डोमेस्टिक डिमांड्स और देश के बच्चों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड है। ऐसे सिनेरियो में एक्सपर्ट्स में ये ओपिनियन डिवाइडेड है कि IITs को फॉरेन स्टूडेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो डोमेस्टिक सीट्स ही कम पड़ रही हैं। इसके साथ ही जो दुनिया के बेस्ट ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं उनके पास IITs आने का कोई सॉलिड रीज़न भी तो नहीं है। वो हमेशा टॉप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन कॉलेजेस के पास एक पुरानी लेगेसी है और वो उन रैंकिंग्स में काफ़ी ऊपर आते हैं जिन पर ग्लोबल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं। MIT का इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क स्कोर 81.9 है और एकेडमिक रेपुटेशन परफेक्ट 100 है, जबकि हमारे IITs का एडमिशन सिस्टम JEE एडवांस जैसे रिजिड और एक हाइपर लोकल एग्ज़ाम के ऊपर बिल्ट है। ये जो एग्ज़ाम है JEE एडवांस्ड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी देना पड़ता है और ये पूरी तरीके से इंडियन हाई स्कूल करिकुलम पर बेस्ड है, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ का कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहकर भी इजीली IIT नहीं आ पाता। अब आता है तीसरा बड़ा फैक्टर, पैसा और रिसर्च आउटपुट। MIT का साइटेशंस पर पेपर स्कोर एकदम टॉप टियर है, जबकि टॉप IITs का स्कोर थोड़ा पीछे रह जाता है। अब ये साइटेशंस पर पेपर क्या होता है? ये एकेडमिक वर्ल्ड का ना रीट्वीट या शेयर काउंट समझ लो। आपके इंस्टीट्यूट ने जितने टोटल रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, उन्हें पूरी दुनिया के बाकी साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में कितनी बार एज अ रेफरेंस साइट किया है, ये होता है साइटेशन पर पेपर। अगर आपने 1000 पेपर्स लिखे पर किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया तो आपका स्कोर 0 है। पर अगर आपकी लिखी लिमिटेड रिसर्च को भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कोट किया है तो आपका इम्पैक्ट स्काई हाई है। ये मैट्रिक क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी और ग्लोबल इम्पैक्ट को मैप करता है और ये हाई इम्पैक्ट रिसर्च आम जगहों पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एलीट पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश होती है, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस के लिए नेचर और साइंस मैगजीन, या फिर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास है IEEE ट्रांजैक्शंस और ACM डिजिटल लाइब्रेरी। यहीं पर सबसे बड़ा गेम होता है। IITs और MIT के बीच स्कोर का फ़र्क फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आता है। US के आईवी लीग और MIT जैसे कॉलेजेस के पास
बिलियन डॉलर्स के मैसिव एंडाउमेंट फंड्स होते हैं। MIT के पास लगभग 24 बिलियन डॉलर्स का फंड है। इसका मतलब उनके रिसर्चर्स ऐसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जो शायद 10 साल तक कोई भी रिजल्ट ना दे, पर जब दे तो पूरी इंडस्ट्री बदल दे, जैसे ब्रेक थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग या एडवांस्ड क्लीन एनर्जी। दूसरी तरफ IITs मेजरली गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंड करते हैं, जहां लिमिटेड टाइम में सेफ और इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स दिखाने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और सेफ रिसर्च को कभी ग्लोबल लेवल पर मैसिव साइटेशंस नहीं मिलते। इसके साथ ही आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। MIT के पास हाई एंड मल्टी बिलियन डॉलर एक्सपेरिमेंटल लैब्स और एडवांस्ड क्लीन रूम्स हैं, जबकि हमारे यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमारी रिसर्च ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही रह जाती है। एक और बड़ा नुकसान है लो इंटरनेशनल को-ऑथरशिप का। ग्लोबल डेटा कहता है कि जब अलग अलग देशों के साइंटिस्ट मिलकर पेपर लिखते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा साइटेशंस मिलती हैं। पर क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी और ग्लोबल टाइप्स का गैप है, हमारी डीप रिसर्च भी लोकलाइज्ड रह जाती है। हालांकि हमारा रीजनल एम्प्लॉयर रेपुटेशन बहुत सॉलिड है। IIT बॉम्बे का स्कोर इसमें 97 है, जो ऑलमोस्ट MIT के बराबर है, लेकिन इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से ग्लोबल एकेडमिक साइटेशन स्कोर्स में हम पीछे रह जाते हैं। बट गुड न्यूज़, अब कहानी तेजी से बदल रही है। आज के टाइम पर दिक्कत पॉलिसी इंटेंट की नहीं है, बल्कि अग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूशन की है। IITs अब अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खुद को री इंजीनियर कर रहे हैं। एडमिशन की इन्हीं दीवारों को अब धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव स्टैंडर्डाइज्ड पाथवेज क्रिएट किए जा रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल्स पर एंट्री को फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चल रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी पिवट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की गाइडलाइंस के बाद IITs अब सिर्फ इंजीनियरिंग ओनली टैग से बाहर निकल रहे हैं। IIT मद्रास इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पर STEM एजुकेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट को इंजीनियरिंग के साथ ब्लेंड करके। सोचिए एक ऐसा इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहा, बल्कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और यूजर साइकोलॉजी भी समझ रहा है। और IIT दिल्ली ने भी एक नया BTech इन डिजाइन लॉन्च किया है, ताकि कोर इंजीनियरिंग को डिजाइन थिंकिंग के साथ मर्ज किया जा सके। अगर हम IITs को सही में वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं तो हमें उनके रिसर्च करने के तरीके पूरी तरह बदलने होंगे। पहले क्या होता था, IIT के बड़े प्रोफेसर्स आते थे, उन्होंने चुपचाप कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए और बात खत्म। पर सिर्फ पेपर्स लिखने से कॉलेजेस की ग्लोबल रैंकिंग नहीं बढ़ती। MIT जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स का असली सीक्रेट पता है क्या है? वो जो कुछ भी अपनी लैब्स में रिसर्च करते हैं उसे सीधा मार्केट में प्रोडक्ट बनाकर उतार देते हैं। सोचिए, आज पूरी दुनिया में जो बोस के स्पीकर्स चलते हैं, Amazon Kindle की जो स्क्रीन है या इंटरनेट चलाने वाली Akamai टेक्नोलॉजी है, ये सब किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि MIT के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने अपनी लैब्स में इन्वेंट किए हैं। वो अपनी रिसर्च को रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बनाना जानते हैं। अब हमारे IITs भी इसी मॉडल पर चल रहे हैं। रिसर्चर्स को अब सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नए स्टार्टअप्स खड़े करने के लिए और पैटेंट्स लेने के लिए सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। अब सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे, बल्कि सक्सेस ये है कि आपकी लैब से कितने नए प्रोटोटाइप्स निकल कर आए हैं और कितनी नई कंपनीज खड़ी हुई हैं। पर इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? IITs अब आईवी लीग्स वाला मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अपने सुपर सक्सेसफुल और हाइपर लॉयल एलुमनाई नेटवर्क को टैप करके। IIT दिल्ली ने इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशनल एंडाउमेंट फंड लॉन्च किया है, जिसमें 334 करोड़ रुपीस आ चुके हैं और टोटल प्लेजेस जो है वो 500 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुके हैं। ये पैसा नॉर्मल कॉलेज चलाने में नहीं जाता है, इसे स्ट्रेटेजिक फैकल्टी चेयर्स और हाई इम्पैक्ट रिसर्च सेंटर्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जरा इन मैसिव पार्टनरशिप्स पर नजर डालिए। IIT दिल्ली का यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सिंगल एलमनस ने $10 मिलियन का हिस्टोरिक गिफ्ट दिया।
भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खड़ा हुआ है 100 करोड़ रुपीस की फाउंडेशनल फंडिंग से, और आईआईटी मद्रास अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक 1000 करोड़ रुपीस का रिसर्च एंडाउमेंट फंड तैयार कर रहा है ताकि उनके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बिना किसी गवर्नमेंट डिपेंडेंसी के स्मूथली चल सके। आईआईटीज अब इस इंतजार में नहीं है कि दुनिया इंडिया आए, आईआईटीज खुद दुनिया के पास जा रहे हैं अग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन के जरिए। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च कर दिया है जो एक्सप्लिसिटली ग्लोबल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। वहीं आईआईटी मद्रास का टारगेट है कि उनके इंटरनेशनल सैटेलाइट कैंपसेस तेजी से स्केल करें। ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, नेशनल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जैसे एलीट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। टारगेट ये है कि 50% ग्रेजुएटिंग पीएचडी स्टूडेंट्स कम से कम 3 महीने किसी फॉरेन लैब या यूनिवर्सिटी में स्पेंड करें और कैंपस पर इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक सॉलिड बेस हो। और इस सब को बैक कर रही है हमारी डीप टेक रेवोल्यूशन। एमआईटी का असली पावर स्टेटस उनकी कंपनी से आता है। बोस, इंटेल, ड्रॉपबॉक्स सब उन्हीं के लैब से निकले हैं। लेकिन अब हमारा आईटी इकोसिस्टम भी अपने शानदार डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ तैयार है। स्पेस टेक और एविएशन में आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को देखिए। उन्होंने अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है जिसमें दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगा है। या फिर आइडिया फोर्ज को देखिए, बिल्ट बाय आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई, जिन्होंने इंडिया की पहली फुल्ली ऑटोनोमस फुल स्टैक ड्रोन टेक बनाई है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी को सर्व करती है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन से निकला माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज एक स्टार्टअप है। उन्होंने सिक्योर आईओटी लॉन्च किया है, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड माइक्रो कंट्रोलर चिप जो RISC-V आर्किटेक्चर पर बिल्ट है, जो स्मार्ट डिवाइसेस की कॉस्ट और सिक्योरिटी का पूरा गेम बदल देगा। एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आईआईटी रुड़की के टाइट्स इंक्यूबेटर का पहला स्टार्टअप लॉग9 मटेरियल्स ग्राफीन नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उन्होंने ऐसी लिथियम आयन बैटरीज बनाई हैं जो सिर्फ 15 से 30 मिनट में चार्ज हो जाती हैं और इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को भी झेल सकती हैं। और एथर एनर्जी को तो आप जानते ही है, आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल की एक लैंडमार्क सक्सेस स्टोरी जो अब एक मैसिव पब्लिकली लिस्टेड ईवी पावर हाउस बन चुकी है। इंडस्ट्रियल एआई और रोबोटिक्स में डिटेक्ट टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स का एआई सॉफ्टवेयर शेल और बीपीसीएल जैसे ग्लोबल ऑयल जायंट्स यूज कर रहे हैं। और प्लानिस टेक्नोलॉजीज मरीन रोबोटिक्स में अंडर वाटर ड्रोन्स यूज करके डैम्स और ब्रिजेस की अंडर वाटर टेस्टिंग कर रही है। इन सारे डीप टेक इनोवेशंस को सपोर्ट करने के लिए आईआईटीज अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल का बना रहे हैं। आईआईटी दिल्ली को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस के अंडर हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल फंड मिल रहा है, जिससे वो इसरो के लिए स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन टेक भारी स्केल पर डेवलप कर रहे हैं। उधर आईआईटी मद्रास अपना एक अलग डिस्कवरी कैंपस खड़ा कर रहा है जिसे एक्सप्लिसिटली बड़े स्केल के वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज के लिए डिजाइन किया जा रहा है। पहले लोग अक्सर एक क्रिटिक करते थे कि आईआईटीज तो बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाने की एक फैक्ट्री है जो यहाँ से पढ़ते हैं और सीधा देश के बाहर चले जाते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सच तो है। एक ज़माने में आईआईटी सच में सिर्फ एक लॉन्च पैड बनकर रह गए थे जहाँ से देश के सबसे बेस्ट ब्रेन्स बाहर जाकर टेक कंपनीज के लिए काम करते थे और अपना करियर बनाते थे। लेकिन अब आईआईटीज को भी ये बात समझ आ चुकी है और उन्होंने इस पुराने मॉडल को बदलना शुरू कर दिया है। अब उनका फोकस सिर्फ प्लेसमेंट्स पर नहीं है बल्कि देश के अंदर नया इकोसिस्टम खड़ा करने पर है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, ज़मीन पर बदलाव उतना ही धीमे हो रहा है और अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं। सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है, कभी कभी हमारी लीडरशिप ही ऐसी अजीब बातें कर देती है जिससे ग्लोबल स्टेज पर हमारी थोड़ी सी बदनामी हो जाती है। और आईआईटी मंडी के डायरेक्टर तो एक वीडियो में भूत प्रेत भगाने की बातें कर रहे थे और हिमाचल के लैंडस्लाइड्स के लिए जिम्मेदार नॉनवेज खाने को ठहरा रहे थे। एक तरफ हम सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें
जब तक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये अनसाइंटिफिक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए बिना वजह आईआईटीज को एकदम ही ग्लोरीफाई करके एमआईटी, स्टैनफोर्ड या एनटीयू से सीधा कंपेयर करना इज अ लिटिल बिट लाइक अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। थोड़ी हवाबाजी लगती है। हमारे टॉप आईआईटीज अभी भी ग्लोबल टॉप 100 के बाहर हैं। हमारा पहला रियल टारगेट है उनसे भिड़ना नहीं, बल्कि खुद ग्लोबल टॉप 100 में आना और फिर 50 की लीग में एंटर करना। पोटेंशियल हमारे पास इन्फिनिट है और अच्छी बात यह है कि पहला कदम उठा लिया गया है, चाहे वो नए एंडाउमेंट फंड्स के थ्रू हो या स्टार्टअप इंजन्स के। बदलाव होगा, रास्ता लंबा है पर नामुमकिन नहीं है और शुरुआत एकदम सही डायरेक्शन में हुई है। आपको क्या लगता है?